जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। फटाफट जो है कि आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। ये एसएसटी यानी कि आपका सीटेट सेकेंड पेपर का जो है कि चल रहा है ना। एसएसटी में ये चल रहा है। इसमें 2-3 क्लासेस लास्ट रह गई हैं, एक आज होगी, एक और होगी, एक और, यानी कि 3 क्लासेस आज को लेके 3 क्लासेस इसमें पॉलिटी में रह गई हैं। इसके बाद ये पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, एक सूचना मैं आपको ये दे दूं कि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है सीटेट का एग्जाम, यानी कि जो दिसंबर में होने वाला है, वो तो प्रॉपर इसी पैटर्न पे होगा, यानी कि जो पैटर्न अभी चल रहा है ना। जैसे सीटेट में 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे आपको सीटेट जो है कि दिसंबर में देखने को मिलेगा, है ना। हालांकि अभी ये ऑफिशियल क्लियर तब होगा जब नोटिफिकेशन आएगा, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट जहां तक न्यूज है, न्यूज के अकॉर्डिंग चल रहा है कि ये दिसंबर में सेम पैटर्न पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के हिसाब से ही आपका सीटेट का पेपर कराया जाएगा। बट नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 से, जो 2026 है, 26 से जो है कि आपके सीटेट में 4 पेपर हो जाएंगे, 4 पेपर हो जाएंगे, है ना। 4 पेपर हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अलग अलग, 1 से 5 के लिए अलग, 6 से 8 के लिए अलग, 9-10 अलग और 11-12 अलग, है ना। तो 4 पेपर इस तरीके से करके सीसेट के द्वारा ही लिया जाएगा। और एक तरीके से मान लीजिए कि जो स्टेट वाइज, स्टेट सुपर टेट वगैरह, जो टायर 4 टायर 2 के लिए एग्जाम होते हैं बिहार वगैरह में, वो सारे लगभग जो है कि सस्पेंडेड हो जाएंगे, या उसी के इक्विवेलेंट जो है कि सीटेट के चारों पेपर यानी कि पेपर आ जाएंगे। तो अब जो अलग अलग स्टेट वाइज होता था वो लगभग एक ही तरीके से होने लगेगा, लेकिन ये तभी क्लियरिफिकेशन होगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। बट ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल लेवल पे ये प्रोग्रामिंग चल रही है कि हम पैटर्न को चेंज करने जा रहे हैं सीटेट का। हालांकि ये अच्छा पैटर्न है, बट अब इसमें सिलेबस क्या होगा, कैसा होगा, वो थोड़ा सा एक डिस्कशन का मुद्दा है। तो जब भी नोटिफिकेशन इस तरीके का आएगा तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें हमें देखना है क्या, इंडियन जुडिशरी सिस्टम। और इंडियन जुडिशरी सिस्टम में मैं आपको एक बात बता दूं कि जी इंडियन जुडिशरी सिस्टम है जो आपकी न्याय प्रणाली है। न्याय प्रणाली में देखा जाए तो एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत न्याय प्रणाली है। कैसी है? केंद्रीकृत न्याय प्रणाली है। सबसे ऊपर देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और जस्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे देखेंगे तो बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट से नीचे देखेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाएगा, आपको देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस तरीके से आपको मिल जाएगा, यानी कि सबसे जो उच्च संस्था है न्यायपालिका में, सबसे उच्च संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। इसी को कहते हैं केंद्रीय न्याय व्यवस्था की केंद्रीकृत प्रणाली है। सबसे सर्वोपरि कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलता है। अंतिम अपीली न्यायालय वही है। हालांकि उससे ऊपर भी राष्ट्रपति के पास भी कुछ चीजों में आप अपील कर सकते हैं, बट राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रधान होने के नाते कुछ न्यायिक शक्तियां उनके पास है, जुडिशरी पावर है, बट वो एक्चुअली जुडिशरी के पार्ट नहीं है ना। थोड़ी सी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब न्यायालय की बात करें तो हमारा जो है कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जब कब कार्यरत हुआ तो 28 फरवरी 1950 को
1950 को जो है कि ये कार्य अपना करना प्रारंभ हुआ। उद्घाटन की बात करें तो 24 जनवरी का इसका क्या होता है, उद्घाटन होता है। साथ ही साथ ये भी बात आती है कि वर्तमान जो बिल्डिंग है, वर्तमान बिल्डिंग कहां पे है दिल्ली में, तो दिल्ली में तिलक नगर है। तिलक नगर, दिल्ली के तिलक नगर मार्ग पे जो है कि स्थित है बिल्डिंग, उसी में सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई लेके चलता है। इसके बारे में एक फैक्ट और है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जब तक वर्तमान बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी तब तक देखा जाए तो वो संसद से कार्रवाई चलती थी। कहां से चलती थी, संसद से। कहां से चलती थी, संसद से चलती थी, ये चीज याद रखिएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि आपका ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, दोनों जो है कि अभिलेखीय न्यायालय है, कोर्ट रिकॉर्ड माने जाते हैं। अभिलेखीय न्यायालय से क्या मतलब है, अभिलेखीय न्यायालय से क्या मतलब है ना, अभिलेखीय न्यायालय से क्या मतलब है, तो अभिलेखीय न्यायालय से मतलब है कि इसके द्वारा दिए गए निर्णय निम्न अदालतों में साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर पे, किसी केस पे अपना डिसीजन दे रखा है तो उस डिसीजन को, यानी कि उसी तरह का कोई केस अगर लोअर जो है कि हाई कोर्ट में आ जाए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाए या किसी और लोअर कोर्ट में आ जाए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को आधार बना के नीचे की कोर्ट में साक्ष्य के तौर पे रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तो ये बात मान्य है, और लोअर कोर्ट को वह फैसला या वह साक्ष्य, वह निर्णय मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसी तरीके से हाई कोर्ट की कंडीशन में है कि हाई कोर्ट अगर कोई निर्णय लिया है तो हाई कोर्ट अगर कोई निर्णय लिया है तो अपने से, यानी हाई कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट हैं उनमें उनको साक्ष्य की तरह जो है कि हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरा लाल जी कानिया। हीरा लाल जी कानिया, इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और सीटेट ही नहीं, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, रेलवे वगैरह हैं, वहां पे भी इस तरह के साक्ष्य आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हीरा लाल जी कानिया। प्रथम न्यायवादी कौन है, MC सीतलवाड़, मोतीलाल चिन्मयलाल सीतलवाड़। पूरा नाम क्या है इनका, मोतीलाल चिन्मयलाल सीतलवाड़ इनका पूरा नाम है। ठीक है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है, YV चंद्रचूड़ का। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल YV चंद्रचूड़, है ना। सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, KN सिंह का है। सबसे छोटा कार्यकाल KN सिंह का है, KN सिंह का, है ना। भारतीय संविधान की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। अब यहां पे एक चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है। जो जुडिशरी सिस्टम है, जहां पे जो है कि जुडिशरी सिस्टम के बारे में संविधान में लिखा गया है, उसमें चीफ जस्टिस, देखिए उसमें जितने भी जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो, इन सब के एलिजिबिलिटी या योग्यता के बारे में तो वहां पे लिखा गया है, बताया गया है। बट सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा, उसके बारे में कोई भी योग्यता क्राइटेरिया वहां पे नहीं दिया जाता है। सामान्य तौर पे यह परंपरा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जो है कि आपका वरिष्ठ और अच्छे बिहेवियर वाला जो है कि जो जज होता है, उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। फिर भी एक सिस्टम इसमें काम करता है जिसको हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चयन में जो है कि एक सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है, कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर
अदर सीनियर जज, 4 अदर सीनियर जज मिल करके 5 लोगों के मिल के एक कमिटी टाइप की बनती है, एक ग्रुप बनता है, जिसको ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कोलिजियम कहते हैं। और यही कोलिजियम सिस्टम क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जितने भी कैंडिडेट होते हैं, 2-3 कैंडिडेट होते हैं, उनको लिस्टेड करके होम मिनिस्ट्री को हैंड ओवर कर देती है। और होम मिनिस्ट्री को हैंड ओवर करने के बाद होम मिनिस्ट्री उसको लेती है, लेने के बाद प्रॉपर उसका जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वो चूज कर देती है, चूज करके वो फिर जो है कि प्रेसिडेंट के पास भेज देती है, और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करके उन्हें एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देते हैं और उन्हें शपथ दिला देते हैं। तो ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो कोलिजियस सिस्टम में कुल कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, एक चीफ जस्टिस के साथ साथ 4 आपके सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। सो वहां से लिस्टेड किए जाते हैं कैंडिडेट जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हैं, चीफ जस्टिस बनने के लायक हैं, और वो होम मिनिस्ट्री को जाता है, होम मिनिस्ट्री से प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट उसको अनाउंस करते हैं और शपथ दिलाते हैं, और इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सब जो है कि चयन होता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता के अगर बारे में बात करते हैं तो न्यूनतम योग्यता है 5 वर्ष के लिए 1 या 2 से अधिक न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पे कार्यरत रहे हों, या किसी हाई कोर्ट में न्यूनतम 10 साल तक क्या किए हैं, वकालत किए हैं। तो इस कंडीशन में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट किया जा सकता है। ये एलिजिबिलिटी है किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जज होने की न्यूनतम योग्यता। इसके बारे में प्रॉपर संविधान में मेंशन है, बट चीफ जस्टिस की एलिजिबिलिटी के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। ठीक है। न्यायिक समीक्षा है ना, जुडिशरी रिव्यू जिसे बोलते हैं, जुडिशरी रिव्यू किसके पास जाता है, तो जुडिशरी रिव्यू जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब एक्चुअली बात यह किया जाए कि जो जुडिशरी रिव्यू है इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं, कहीं लिखा नहीं गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि क्या करेगा, रिव्यू करेगा, समीक्षा करेगा, सरकार जो निर्णय लेके आएगी, या सरकार जो पॉलिसी लेके आएगी, या सरकार कोई संशोधन लेके आती है संविधान में, तो उसमें जो है कि वो रिव्यू करेगा, ऐसा कहीं कोई लिखा नहीं है। बट आर्टिकल 13 और एक जो है कि रीट जारी करने की जो शक्ति है, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे देते हैं कि आप जो है कि क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। अब 13 में क्या बोला गया, 13 में बोला गया है कि वो सारे परंपराएं, रीति रिवाज जो किसी हद तक किसी इंसान के मूल अधिकारों का क्षरण करते हैं, कम करते हैं, या पूर्ण रूप से अधिग्रहण करते हैं, वह सारे रीति रिवाज, परंपराएं, नियम कानून जो हैं कि वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, शून्य मान लिए जाएंगे। और ये तय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो इस हिसाब से यहां से मिल जाता है। और रीट जारी किया जाता है कब, फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे, तो उसके थ्रू इसे रिव्यू का पावर मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट का। यहां से जो है कि रिव्यू का पावर मिल जाता है। ठीक है। कुल हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, तो 25 हाई कोर्ट हैं। कुल जो है कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ट्रांसफर भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही साहब ही करते हैं। हाँ, इसमें सिफारिश होती है, सिफारिश यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा सिफारिश की जाती है कि इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाए, इनको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति ही सारा काम करते हैं, है ना। पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात बोला गया है कि हर एक राज्य का एक जो है कि हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी,
हाई कोर्ट होगा। ये बात कहां बोला गया है? संविधान में बोला गया है। लेकिन एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों का हो सकता है। इसमें इसी तरीके से देखा जाए तो कई सारे राज्य और केंद्र शासित जो है कि प्रदेशों के लिए एक हाई कोर्ट मान्य हो जाता है। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बारे में देखा जाए तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का भी हाई कोर्ट है, पंजाब का भी हाई कोर्ट है और हरियाणा का भी हाई कोर्ट है, कैपिटल भी सेम है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है ना। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संजीव खन्ना जी थे। संजीव खन्ना 92 यानी कि सॉरी 52 जो है कि कौन है? तो श्री राधा कृष्ण रामकृष्ण गवई, ये यहाँ पे इनका फोटो लगा हुआ है। वर्तमान में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, उनको कहा ही, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को के, उनको कहा ही जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडिया में कहीं भी खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का संचालन वहीं से शुरू हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहां भी खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई वहीं से शुरू हो जाएगी। वो है ना, वो बहुत फेमस डायलॉग अमिताभ बच्चन का कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो इस मायने में सेम टू सेम जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डायलॉग होता है कि हम जहां पे खड़े हो गए ना, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई वहीं चलनी शुरू हो जाएगी। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है कि कंपलसरी नहीं है ना, 4 दीवारी कंपलसरी नहीं है। हम जहां पे खड़े हो जाएंगे वहीं से जो है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये बात किस पे लागू होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे। हाई कोर्ट के जज पे लागू नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे ये चीज लागू होती है। हाई कोर्ट के लिए 4 दीवारी या ऑफिस कंपलसरी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपलसरी नहीं है। वो जहां भी चाहेंगे वहां भी पूरे भारत में कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंजीनियर श्री राधा कृष्ण रामकृष्ण गवई है ना। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 33 अन्य न्यायाधीशों, यानी टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34। ये आपका 1 + 33, इस तरीके की चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं। जो लोक अदालतें होती हैं, पब्लिक कोर्ट है ना, लोकल अदालत, लोक अदालत होती हैं, जो पब्लिक कोर्ट होती हैं, उसका संचालन कौन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट जज करता है, जिला न्यायाधीश। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करने की बात बता रहे थे अभी। 5 तरह की रीट जारी करने की बात आती है। आइए, मूल अधिकार जब मैंने वहां पे पढ़ाया था तो उसके बारे में वहां पे भी थोड़ा सा मैंने बताया था। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक मोड में हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कि आपको डिटेल में नहीं देखा जा रहा है, तो ये उसी हिसाब से जो है कि देखा जा रहा है। हाँ, कुछ इसमें रीट इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में डिस्कस किया जाएगा, है ना। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब जो एडवाइजरी पावर है ना, एडवाइजरी पावर, एडवाइजरी राइट, प्रेसिडेंट के पास एडवाइजरी राइट है। प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर पे, किसी भी मैटर पे एडवाइज या परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है, अगर वह मुद्दा स्वतंत्रता के बाद का है, स्वतंत्रता के बाद का है, तो उस मुद्दे पे परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो जाएगा। लेकिन अगर वह मुद्दा स्वतंत्रता से पहले का है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पे अपना परामर्श दे, यानी एडवाइज दे। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइज न दे, दोनों चीजें कर सकता है। लेकिन यहां पे एक चीज और है, अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट एडवाइज दे भी देता है तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की मर्जी है, उनका मन करे तो वो एडवाइज मान सकते हैं और उनका नहीं मन करे तो एडवाइज नहीं मान सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पहले के जमाने की शादियां होती थी, है ना। पहले के जमाने की शादियों में क्या होता था?
सामान्य तौर पे बहुत ज़्यादा जो एडवांस फैमिली होती थी वो एक बार क्या करती थी, लड़के को लड़की की फोटो दिखा दी जाती थी, कह दी जाती थी कि देख लो, संतोष कर लो, इसी से तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ ना तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी मर्जी होगी तब भी शादी होगी, तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तब भी शादी होगी, बस देख के तसल्ली कर लो, है ना। तो वहां पे अपनी अपनी मर्जी की बात है। सेम ऐसा ही जो है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी की कंडीशन में है। राष्ट्रपति जब एडवाइज मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइज दे भी सकता है, एडवाइज नहीं भी दे सकता है, दोनों कंडीशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट एडवाइज दे दिया तो राष्ट्रपति एडवाइज मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, दोनों बातें हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाध्यता नहीं है, ना तो एडवाइज देने की बाध्यता है, ना तो एडवाइज मानने की बाध्यता है, दोनों बाध्यताएं यहां पर नहीं है। ठीक है। गुजरात उच्चतम न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। कहां पे है? अहमदाबाद में स्थित है ना। ये थोड़ा सा देखिए, जितना मैं आपको बता रहा हूं इतना सफिशियंट है, इससे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछता है ना। ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस किसी राज्य में हाई कोर्ट होगा, उस स्टेट का जो गवर्नर होगा, गवर्नर जब अपॉइंट होगा तो गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। किसको? राज्यपाल को, गवर्नर को, है ना। गवर्नर कैसे वर्क करता है? एज ए एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह वर्क करता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होता है, प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह बिहेवियर करता है, उन्हीं की तरह काम करता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 52 है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसदीय प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि अगर यह साबित हो जाए कि यह हाई कोर्ट का वकील भ्रष्ट है, या कदाचार मतलब भ्रष्ट से है ना, कि भ्रष्टाचार करता है, गलत आचरण है इसका, या असमर्थता, असमर्थता का मतलब यह हो गया कि शारीरिक असमर्थता से है। किससे है? शारीरिक असमर्थता से है। पता चले कि लालटेन लगाने के बाद भी नहीं दिख रहा है, हाथ कपा रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, सुनाई कम दे रहा है, तो ये शारीरिक जो है कि अक्षमता हो गई। तो इस शारीरिक अक्षमता के आधार पर संसदीय प्रक्रिया द्वारा जो है कि उनको हटाया जाएगा। अब संसदीय प्रक्रिया क्या होती है? इसमें जो है कि 50 जो है कि संसदों द्वारा लिखित रूप से जो है कि स्पीकर होते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, या राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं, उनको दिया जाता है ना। और 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाता है कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को उनको प्रॉपर अपना पक्ष रखना होता है, और उसके अकॉर्डिंग उनको जो है कि प्रक्रिया पूरा करके हटा दिया जा सकता है। ठीक है। जैसा मैंने बताया, ये देख लीजिए यहाँ पे, है ना, हाई कोर्ट साझा है, यानी कि कॉमन है। किसके लिए? पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, चंडीगढ़ के लिए एक ही है हाई कोर्ट। कौन सा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब का भी है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट हरियाणा का भी है, चंडीगढ़ यूटी का भी है, यानी यूनियन टेरिटरी का भी सेम यहाँ पे है। ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायिक पीठ मदुरई है। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि स्टेट में, जैसे कोई बड़ा स्टेट है, तो बड़ा स्टेट है तो बड़े स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, साथ साथ एक उसकी बेंच या एक से ज्यादा बेंच हो सकती है ना। वो राष्ट्रपति से अनुमति लेके एक दूसरे बेंच का निर्माण किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज इलाहाबाद में है। कहां पे है? प्रयागराज इलाहाबाद में है। बट उसकी एक बेंच, एक पीठ लखनऊ में भी बैठती है। तो इस तरीके से जो है कि यही सेम चीज यहां पे बोला जा रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट की एक जो बेंच है वो कहां पे? मदुरई में भी कार्यरत है, वहां पे काम करती है। ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी और वेजेस कितने हैं? तो 2,80,000। कई बार ये छोटे छोटे एग्जाम से पूछ दिया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है कि सैलरी कितना है। सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस का, यानी कि जो उच्च न्यायालय के अदर जज हैं, उनकी जो है सैलरी कितनी है? तो उतनी 2.5 लाख है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 30,000 ज्यादा है। ठीक है।
पावर ज्यादा है, सैलरी का बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी रखता है ना। जितने भी जज होते हैं, जज यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको जो है कि वेतन और भत्ते कहां से दिया जाता है, तो भारत के संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहां से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड, यहां पे लिखा होगा, देखो यहां पे लिखा होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है ना, किसको, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणीय। ये साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखो इनका पे यहाँ पे फोटो लगा रखा है। यह जो है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है। अब इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात यह होती है कि भारत के किसी भी कोर्ट में सरकार के तरफ से ये केस लड़ सकते हैं एक तरीके से, है ना। ये भारत के प्रथम लाविद होते हैं, या कह लीजिए कि विधिक व्यक्ति होते हैं। भारत के प्रथम विधिक व्यक्ति होते हैं। विधिक मतलब लॉ से संबंधित जो व्यक्ति होता है उसे विधिक व्यक्ति बोलते हैं। तो ये भारत के प्रथम विधिक व्यक्ति होते हैं, यानी लॉ के। इनके बारे में और देखा जाए तो जो आपके अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल के बारे में और खास बात देखा जाए तो ये संसद के किसी भी कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट सेशन चलता है ना, अभी जैसे मानसून सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन खूब जम के ऑपरेशन सिंदूर पे बहसबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है ना। ये गलत हुआ, सही हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने जो है कि विमान गिरे, हाँ ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने वो किया, मोदी जी सरेंडर कर दिए, तो इतने सारे जो है कि बवाल चल रहा है। तो वही सेशन जो चलता है जिसमें बहसबाजी होती है, पार्लियामेंट सेशन, उस पार्लियामेंट सेशन में अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। जो बहस है, बहस में अपना मत रख सकते हैं, बट जब वोटिंग की बारी आएगी तो वो वोटिंग नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, है ना। वोट नहीं देंगे। कारण क्या है कि ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है तो वो वोटिंग राइट इनके पास नहीं है। बाकी बैठ सकते हैं, कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहस में, डिस्कशन में अपनी बात रख सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। पीआईएल जनहित याचिका उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है ना। पीआईएल जिसे बोलते हैं PIL, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। हालांकि पहले ये फ्री ऑफ कास्ट था, जबकि अब जो है कि 1 लाख रुपया अगर आप PIL दायर कर रहे हो तो PIL दायर करने के साथ साथ आपको 1 लाख रुपया आपको अदालत कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। अगर आपकी PIL एक्सेप्ट हो गई, वैलिड है, तो आपको वो पैसा रिटर्न मिल जाएगा। और अगर जो है कि आपका जो है कि PIL वैध नहीं है, एक्सेप्ट नहीं होती है, कोर्ट को लगता है कि आप फालतू का टाइम पास के लिए डाल दिए हैं, तो आपका पैसा चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके एडवाइज पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। किसके एडवाइज पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा है ना, कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। एक चीज याद रखिएगा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। अभी तक भारत में कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। हाँ, जज बनी है सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। छोटी छोटी चीजों की वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति होने के बाद निम्न कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पोस्ट से जो भी पर्सन रिटायर होता है वह भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यह बाउंडेशन है ना, ठीक है। या लाभ का पद जो है कि इस तरह का ग्रहण नहीं कर सकता ये। हालांकि अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी रिटायर होता है वो भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि हाईएस्ट जुडिशरी पोस्ट से रिटायरमेंट होता है तो वो अपने से निम्न कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट की जजों के गरिमा के खिलाफ है, इसलिए ये बाउंडेशन लगाया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पे वकालत व्यवसाय के तौर पे उच्च स्तरीय या अन्य न्यायालयों में कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष है। जो आपके हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। यह जबलपुर में स्थित है, जबकि इसकी 2 खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है, यानी कि 2 इसकी बेंच है। एक बेंच कहां पे है? ग्वालियर में है, दूसरा कहां पे है? इंदौर में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ बिलासपुर में है। इस तरीके से बहुत सारे आपके स्टेट में हाई कोर्ट आपको दिखेंगे जिनका एक अलग बेंच अलग जगह पे कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य यह होता है कि जो जनमानस है, जनमानस के सहूलियत के तौर पे किया जाए, ताकि लोगों को अब जो है कि मान लीजिए जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद जाने के लिए जो उधर सीतामढ़ी साइड के हैं, है ना, सहारनपुर साइड के हैं, बरेली साइड के हैं, मुरादाबाद साइड के हैं, बिजनौर साइड के हैं, अब वहां से उनको इधर आना पड़ेगा, है ना, उधर वेस्ट यूपी के जो लोग हैं इधर आना पड़ेगा, उनको दिक्कत होगी फिर इलाहाबाद आने में। जबकि उनका सीधा रूट पड़ता है लखनऊ। जो पूर्वांचल वाला क्षेत्र है उसका सीधा रूट पड़ता है इलाहाबाद, प्रयागराज। तो इस तरीके से प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से, सहूलियत के दृष्टिकोण से हाई कोर्ट की बेंच को अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है कि इलाहाबाद में है, जबकि इसकी खंडपीठ कहां पे? लखनऊ में है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे टाइम पास करने की जरूरत नहीं है ना। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर है जहां पे उच्च न्यायालय, देखिए 2 ही आपके यूनियन टेरेटरी हैं, 2 ही आपके यूनियन टेरेटरी हैं जहां पे हाई कोर्ट है, सिर्फ 2 है। बाकी किसी यूटी में आपके हाई कोर्ट लोकेटेड नहीं है। हां, वो किसी न किसी अलग जो है कि यूटी से एफिलिएटेड है। नहीं, एक और है, सॉरी, चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ कंबाइंड, जबकि दिल्ली सिर्फ दिल्ली का है ना। जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का है, किसी अलग का नहीं है ना। जबकि चंडीगढ़ वाला जो हाई कोर्ट है वो आपका पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, चंडीगढ़ का भी है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी निर्णय को समर्थन दिया। उन्होंने 27% आरक्षण क्या किया गया है? रिजर्व रखा है, कौन? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित के लिए एक न्यायालय की स्थापना विधि के तहत संसद के द्वारा की जा सकती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक, 2 से अधिक स्टेट या यूटी के लिए कार्यरत हो सकता है। यही बात यहां पे लिखी हुई है ना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षता रीट जारी करता है। अब जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, आपने एग्जाम दिया और आप दो फ्रेंड हैं या आपके साथ एक और बच्चा है जो वो एग्जाम दिया, है ना, तो एक और पर्सन है जो एग्जाम दिया। तो उस कंडीशन में अब हो क्या रहा है, उस कंडीशन में हो ये रहा है कि जब रिजल्ट आया तो आपका साथ जो दिया था एग्जाम उसका मार्क्स आपसे कम आया, जबकि आप सेम कैटेगरी के हो, सेम ग्रुप में हो, सेम सब्जेक्ट में हो, और उसका मार्क्स आपसे कम आया है, आपका ज्यादा आया है, बट उसका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, आप कोर्ट चले जाएंगे तो कोर्ट जो है कि वही पूछेगी, हाँ भाई बताओ तुम यहां कैसे आए, यहां पे एलिजिबिलिटी क्या है तुम्हारी, कितने मार्क्स थे तुम्हारे एग्जाम में, कैसे ये तुम्हें पोस्ट होल्ड करने दिया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। जब अखिलेश यादव की सरकार थी यूपी में, अखिलेश यादव की सरकार थी, हाँ मे बी अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो है कि जो अध्यक्ष थे उनको एक न्यू पर्सन कैंडिडेट को वहां पे अध्यक्ष बना दिया गया था, जिसकी बिल्कुल भी पात्रता नहीं थी, और उससे सीनियर एक्सपीरियंस लोग वहां पे बैठे हुए थे, उन्हें बिठाया नहीं गया था। वो यादव थे तो थोड़ा सा वो साठ गांठ करके वहां पे बैठ गए थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई बताओ कैसे आए, क्या एलिजिबिलिटी है तुम्हारी, तुम तो अभी नए नए आए हो, काम का भी तुम्हारा पता नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं हो, तुमसे कई साल ज्यादा सीनियर लोग तुम्हारे साथ बैठे हुए, उन्हें इस पोस्ट को नहीं दिया गया, तुम कैसे। तो उन्हें वो पोस्ट क्या करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। तो इसे कहते हैं क्यू वारंटो, क्या कहते हैं, क्यू वारंटो, या अधिकार पृच्छता कहा जाता है ना। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, लीला सेठ। हाई कोर्ट में कोई प्रथम महिला जो चीफ जस्टिस बनी थी वो लीला सेठ थी, ठीक है। आगे कोलकाता के अंतर्गत आता है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना। कई बार ये पूछता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, पुदुचेरी किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है ना। तो ये यूटी के दादर नागर हवेली किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछता है, तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको कि कौन किसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 80 के अंतर्गत चुनाव विवाद पे फैसला लेने का अधिकार किसके पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालय के पास भी है। लेकिन अगर राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का विवाद होता है तो उस पर कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में होता है ना। इसका नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, जिसे कैग बोलते हैं, कैग, CAG, ठीक है, CAG बोलते हैं। ये जो पब्लिक फंड है ना, जो पब्लिक फंड का जो है कि ये गार्डियन एक साइड से होता है, चेक करता है कि ऐसा तो नहीं हुआ है कि आप पब्लिक फंड का मिसयूज किए हैं, बहुत ज्यादा जो है कि मिसयूज किए हैं, बेवजह का खर्च किए हैं। अब यही तो है, CAG ही तो है जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, है ना, कॉमनवेल्थ घोटाला, है ना, जितने भी घोटाले उजागर किए थे वो कौन उजागर किया था, यही CAG ही उजागर किया था, है ना। इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक ये कार्यकाल इनका रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का, पब्लिक मनी, जो कंसोलिडेटेड फंड है, कस्टोडियन होता है पब्लिक फंड का क्या होता है, कस्टोडियन होता है।
ये चीज मैंने अभी आपको बताया कि जो पब्लिक फंड है, जो पब्लिक का पैसा है, उसका कस्टोडियन या गार्जियन कौन होता है? सीएजी होता है। वो देख रेख करता है कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार उल्टे सीधे काम बता करके पब्लिक का पैसा, जो पब्लिक का टैक्स का पैसा है, वो बेवजह बर्बाद कर रही है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये सारा चेक करने का काम कौन करता है? सीएजी करता है। सीएजी रिपोर्ट भेजवा देगा कहां पे? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसे रखवाएंगे कहां पे? फिर संसद में। ठीक है। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं। हाँ, ये भी मैंने बताया है कि महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं, ये भी मैंने आपको डिस्कशन के दौरान बताया है। ठीक है, ओके। महान्यायवादी भारत के राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं, है ना। महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बट मत देने का अधिकार नहीं है। ये भी मैंने आपको आज ही के क्लास में बताया है, पहले ही बताया है। वो सारी चीजें एज इट इज आगे पॉइंट वाइज हर एक चीज लिखी हुई है। हर एक चीज क्या हुई है? थोड़ी सी आगे पीछे है, बट हर एक चीज यहां पे क्या है? मेंशन है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे होना चाहिए था। सरोजिनी नायडू ऐसे कैसे? ओके, ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद जो है कि अब आ जाता